नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट है। लेकिन आज जो है आपका मे बी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पर नहीं था। आज जो एग्ज़ाम आपका है सिर्फ और सिर्फ शायद आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में है। ठीक है, तो यही सूचना जो है आप लोग को देना था कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन बताइए, एनालिसिस जो है वीडियो को जो दे जाइए। ठीक है, तो आज जो है फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम नहीं है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। साथ में सेकंड शिफ्ट का जब एग्जाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद जो है एनालिसिस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए सब कुछ जल्दी से कर लीजिए, जिससे एग्जाम आपका समाप्त होगा। आपको जो है हम एनालिसिस जो वीडियो है आपको यहाँ पर दे देंगे, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे देंगे। अभी के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है उसकी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग आम तौर पर जो है जूडो में मानक बेल्ट रंग यानी कि ग्रेड के रूप में जो है उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट टाइपिकली यूज्ड एज द स्टैंडर्ड बेल्ट कलर इन जूडो। चार ऑप्शन जो है इसी प्रकार से दिए गए होंगे और उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा आपका गुलाबी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। जूडो में शुरुआती स्तर जो कि क्यू के नाम से जाना जाता है के लिए जो है आमतौर पर यहाँ पर सफ़ेद हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया और भूरा रंग का इस्तेमाल होता है। जबकि उच्च स्तर जिसे हम लोग डैन कहते हैं उसके लिए जो है काली बेल्ट का इस्तेमाल होता है। गुलाबी रंग का उपयोग आधिकारिक ग्रेडिंग में जो है नहीं होता है, आप इस बात को जो है जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जिनका भी आगे एग्जाम है, आगे आने वाले शिफ्टों में, क्योंकि एग्जाम तो अभी आपका डेली चलना है, 1 महीना तक एग्जाम अभी आपका चलना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमने जो है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए डेली 9 PM क्यू जो है हमने एग्जाम से 1 महीना पहले जो है यहाँ पर ग्रुप जो है बनाया था, टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप, जिसका शुल्क जो है मात्र 49 रुपये यहाँ पर रखा गया था। इसमें आपको जो है एक्सपेक्टेड 1000 प्लस क्वेश्चन को जो है कराया गया है। साथ में जो है आपको यहाँ पर शिफ्ट वाइज एनालिसिस पीडीएफ और क्यूज भी जो है आपको यहाँ पर देने का मैंने वादा किया था। इसके साथ ही 40 प्लस टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक भी और एसएससी जीडी का पीवाईक्यू भी, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो मॉक है वहाँ पर पड़ा हुआ है। आप लोग में से जो भी लोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। साथ में शिफ्ट वाइज एनालिसिस पीडीएफ और क्यूज भी आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। पीडीएफ का लैंग्वेज बाइलिंगुअल है और मॉक का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, तो ज्वाइन हो सकते हैं। पहले 500 स्टूडेंट के लिए इसका जो प्राइस है 49 रखा गया था। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क कर जो है आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP जो है शुरू किया गया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यानी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना की 5th 5 ईयर प्लान हो जाएगा। ठीक है, ये जो न्यूनतम जो आवश्यकता जो कार्यक्रम है MNP उसकी जो शुरुआत है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये जो है 1974 से जो है 1979 तक जो है चलना था, लेकिन 1978 में ही जो है सरकार चेंज हुआ था। जनता पार्टी की सरकार आई थी और उसमें जो है प्रधानमंत्री आपकी मोरारजी देसाई बने थे। उन्होंने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है ख़त्म कर दिया था समय से पहले ही। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जो है बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में जो है सुधार करना था। प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे तो इस कार्यक्रम के तहत जो है प्राथमिक शिक्षा हो गया, ग्रामीण स्वास्थ्य हो गया, ग्रामीण जलापूर्ति हो गया, ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया, ग्रामीण सड़कें हो गई, पोषण हो गया और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं पर जो है यहाँ पर ध्यान केंद्रित जो है किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना का जो योजनाकर्ता थे ये आपके DP धर थे, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, अगर आपसे यहाँ पर राज्य पूछा जाता तो राज्य तो आप लोग आसानी से बता देते हैं, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का जो है जनसंख्या सबसे कम है, लेकिन अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया गया है तो इसका राइट आंसर जो है लक्षद्वीप जो है आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो मात्र जो है 64,400 जो है 29 थी, जो इससे भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासनिक इकाई जो है बनाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दमन द्वीप की बात करते हैं तो दमन द्वीप जिस प्रकार जो है पूरे भारत में राज्यों के मामले में जो है यूपी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में जो है दमन द्वीप जो है आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
वहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं तो 2,42,911 था। यद्यपि ये जनसंख्या में काफ़ी कम है, लेकिन लक्षद्वीप से अधिक है, तो आप इसको याद रखिएगा। सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आपका दमनदीप नहीं, सॉरी, दिल्ली में है। ठीक है, दमनदीप में जो है आपका 2,42,911 है, लेकिन दिल्ली भी जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दमनदीप का नहीं है, करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले यूनानी दूत जो है कौन था, यानी कि हु वाज द ग्रीक इनोवे हु विजिटेड द मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर जो है मेगास्थनीज जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है एक आपका यूनानी राजदूत था, जो कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है यहाँ पर यात्रा किया था, और इसने जो है एक अपनी पुस्तक जो है लिखा था इंडिका नामक। तो इंडिका पुस्तक भी जो है इसी का लिखा हुआ है, और इस पुस्तक में जो है पाटलिपुत्र का जो है नगर प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और इसी पुस्तक में जो है मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को जो है 7 इकाइयों में जो है बांटा है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अगला है कि 31 दिसंबर 1947 को जो है पुनर्गठित संविधान सभा में जो है कुल कितने सदस्य थे। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका 299 का होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन के बाद जो है 31 दिसंबर 1947 को जो है संविधान सभा की सदस्य संख्या जो है 389 से घटकर जो है 299 जो है आपका हो गया था। 299 सदस्यों में 229 सदस्य जो है प्रांतों से थे, और 77 सदस्य जो है आपका रियासतों से था। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा पर हस्ताक्षर के समय 284 सदस्य जो है आपका यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाला प्रसिद्ध शहनाई वादक जो है कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वो आपका यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था। उसी दिन जो है हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है, और इस अवसर पर जो है लाल किला पर जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने जो है आपका प्रस्तुति दी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर जो है आज़ाद भारत का पहला शहनाई वादन जो है इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान लगातार कितने लेट्स की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर जो है कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस में जो है एक सर्विस के दौरान लगातार लेट्स की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी कि नो लिमिट होती है। ITTF के नियम के अनुसार जो यदि गेंद नेट को छूकर सही क्षेत्र में गिरती है तो सर्विस को बिना किसी पेनल्टी के कितनी बार भी जो है दोबारा किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार जो है भारत में अशोधित जन्म दर जो है क्या था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 19.95, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। SRS की बात करते हैं तो नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 के अनुसार जो है भारत में जन्म दर जो है 19.5 प्रति 1000 जनसंख्या पर था, और यह दर जो है प्रतिवर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों के जन्म को जो है दर्शाता है। इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जो है यहाँ पर जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक को जो है तिरुपति देवस्थानम का स्थान नर्तकी नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थान नर्तकी जो है की बात करते हैं तो तिरुपति देवस्थानम का जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है नियुक्त किया गया था। और यामिनी कृष्णमूर्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो इनको जो है 2 शास्त्रीय नृत्य में जो है करने के लिए विख्यात है। एक आपका यहाँ पर भरतनाट्यम है, एक आपका यहाँ पर जो है कुचिपुड़ी है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है 1967 में यहाँ पर पद्मश्री जो है दिया गया था। 2001 में जो है आपका यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया था। 2016 की बात करेंगे तो इन्हें जो है पद्म विभूषण जो है दिया गया था। इनकी एक आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा जो है की जाती है, यानी कि हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वो आपका यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका नियुक्ति है आपका अनुच्छेद 217 के क्लोज 1 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल से जो है
परामर्श करते हैं। इसके अलावा कोलिजियम प्रणाली की बात करते हैं तो न्यायाधीशों की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम के द्वारा जो है किया जाता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ है संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है यहाँ पर दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है टेरिडोफाइट है जो सामान्यतः नम छायादार स्थानों या बगीचों या पहाड़ियों पर पाया जाता है जहाँ तापमान कम होता है। तो इसका राइट आंसर फर्न्स जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। फर्न्स की बात करेंगे तो टेरिडोफाइट समूह के जो है सदस्य हैं जो छायादार और नम स्थानों में जो है अच्छी तरह से जो है बढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार जो है चिंगम अगस्त सितंबर के महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक जो है मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ओणम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओणम की जब हम लोग बात करते हैं तो केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है जो मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम यानी कि जिसे अगस्त सितंबर हम लोग कहते हैं में जो है मनाया जाता है। ये उत्सव जो है 10 दिनों का होता है, 10 दिनों तक जो है चलता है। अथम नक्षत्र से शुरू होकर तिरुओणम पर जो है समाप्त होता है और यह त्यौहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। इसके मुख्य आकर्षण में जो है पुक कलम यानी कि फूलों की रंगोली यानी और वल्लम काल यानी कि नौकादौड़ और ओनसंग यानी कि पारंपरिक भोज जो है आपका यहाँ पर शामिल है। ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है मयूरभंज छऊ किस भारतीय राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज छऊ की बात करते हैं तो मयूरभंज छऊ की विशेषता यह है कि इसमें कलाकार जो है मुखौटों का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि सरायकेला और पुरुलिया छऊ में जो है मुखौटे पहने जाते हैं। छऊ का 3 प्रकार है। हमने पिछले काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा करते आए हैं। जिस प्रकार मयूरभंज छऊ आपका उड़ीसा का है उसी प्रकार जो है सरायकेला छऊ जो है आपका यहाँ पर झारखंड का है। पुरुलिया छऊ जो है आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। छऊ नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में भी जो है शामिल किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि 1973 के वैश्विक तेल संकट ने जो है भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक चलना था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस व्यवधान का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से जो है क्या था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसने जो है उच्च मुद्रास्फीति पैदा की, उच्च आत्मनिर्भरता एवं निर्यात प्रोत्साहन की दिशा में जो है पुनः प्राथमिकता निर्धारण के लिए जो है यहाँ पर मजबूर किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है ओपेक के द्वारा तेल की कीमत में जो है 4 गुना वृद्धि से जो है लागत जन्य मुद्रास्फीति हुई है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर यहाँ पर काफ़ी भारी जो है दबाव पड़ा। इसके अलावा इससे निपटने के लिए जो है 5वीं योजना को यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो है निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है समायोजित जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है किन क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है सरकारी और निजी क्षेत्र यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो सरकारी जो कि सार्वजनिक होता है, निजी और जिसे हम लोग प्राइवेट कहते हैं, दोनों क्षेत्र जो है मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। इसमें जो है सरकार जो होता है बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण का यहाँ पर ध्यान रखती है, जबकि निजी क्षेत्र जो है लाभ और दक्षता के लिए जो है उत्पादन करता है। यह पूंजीवाद और समाजवाद का जो है मिश्रण है जो भारत जैसे देशों में मौजूद है। भारत भी जो है आपका यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है कि सितंबर 2025 तक जो है भारत के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा राज्य मंत्री की बात करते हैं तो प्रोफेसर SP बघेल है। मंत्रालय जो है पंचायती राज मंत्रालय का राज्य मंत्री जो है प्रोफेसर SP बघेल है। कैबिनेट मंत्री जो है श्री राजीव रंजन सिंह है। ठीक है। तो याद रखिएगा। टेन्योर की बात करेंगे तो 9 जून 2024 को जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। सितंबर 2025 तक जो है इसी पद पर जो है ये कार्यरत है। ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला है कि 1887 में जो है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने जो है रेडियो तरंगे उत्पन्न करने के लिए जो है अपने प्रयोगों में किसके सैद्धांतिक काम को लागू किया। राइट आंसर जो है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर्ट्ज ने साबित किया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है प्रकाश की गति से यात्रा करती है, जो कि मैक्सवेल की भविष्यवाणी थी। इस खोज ने जो है वायरलेस संचार जैसे कि रेडियो, टीवी, रडार की जो है नींव रखी। तो याद रखेंगे। अगला है कि कौन सी पर्वतमाला जो है त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य 2 भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सतपुरा पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह वो पर्वतमाला है जिसका आकार
त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार का मतलब जो है आप सभी को जो है मालूम होगा, जिसका शीर्ष जो है रत्नापुरी महाराष्ट्र पर है और जिसकी दो भुजाएं जो है ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर जो है चलती है। इसके अलावा सतपुरा जो पर्वतमाला है यानी कि सतपुरा जो रेंज है, यह मध्य भारत में स्थित एक प्रमुख श्रृंखला है जो गुजरात से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक जो है विस्तृत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है। नॉट नहीं पूछा गया तो राइट आंसर लयबद्ध योगासन एकल जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स में जो है योगासन प्रतियोगिताओं में पारंपरिक योगासन, इसके अलावा जो है लयबद्ध को जो है लयबद्ध युगल को शामिल किया गया है। रिदमिक योगासन मुख्य रूप से एक जोड़े द्वारा संगीत के साथ किया जाता है, एकल के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2025 को जो है महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसका राइट आंसर जो है 156वीं जयंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म है आपका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये बात आप सभी को मालूम है। और 2 अक्टूबर के दिन ही जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसकी कौन सी जयंती जो है 2025 में मनाई गई थी, आप इसको याद रखिएगा 156वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में मोदी सरकार ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में जो है तीसरे कार्यकाल के लिए जो है किसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो जून 2024 में जो है आपके NSA के रूप में जो है मोदी सरकार ने जो है तीसरे कार्यकाल के लिए जो है अजीत डोभाल को जो है नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो है 10 जून 2024 को जो है प्रभावी रूप से जो है ये पद जो है इनको दिया था और तीसरी बार जो ये जिम्मेदारी संभालने वाले पहले NSA है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कॉलम ए और कॉलम बी यानी कि प्रभावित अंग के साथ जो है सही मिलान को जो है दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस था, हेपेटाइटिस था, गोनोरिया था और आपका यहाँ पर मम्स था। ठीक है, तो इसको जो है मिलान करना था। सही जो मिलान था ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को यहाँ पर प्रभावित करता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो ये जो है यकृत को प्रभावित करता है, लीवर में जो है सूजन पैदा करने वाला बीमारी है। और गोनोरिया की बात करेंगे तो प्रजनन पथ यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को यह प्रभावित करता है, यह एक यौन संचारित संक्रमण है। मम्प्स की बात करेंगे तो यह जो है लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स को जो है यह प्रभावित करता है। इसमें जो है पैरोटिड ग्रंथियों में जो है यहाँ पर सूजन आ जाती है। अगला है कि 2011 में संगीत नाटक अकेडमी की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकेडमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में जो है आयोजित संगीत नाटक अकेडमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में जो है नृत्य के क्षेत्र में कुल 9 अकादमी पुरस्कार देने का जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया था। ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो है प्राधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 226 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन और किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो है रिट जारी कर सकता है। रिट 5 प्रकार का होता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार अपेक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। उच्च न्यायालय अपने अधिकारता के राज्य क्षेत्र के भीतर ही जो है रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 जो है के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अधिक व्यापक है। ठीक है, तो 32 सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और 226 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगला है दलितों शोषित वर्गों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 20 जुलाई 1924 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है किस प्रमुख संगठन की स्थापना जो है की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को मुंबई में हुआ था। दलितों यानी अछूतों के बीच जो है शिक्षा का प्रसार करना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनके दुखों को सरकार के सामने रखना। इसके अलावा इसका जो नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ठीक है, तो ये नारा भी याद रखेंगे। अगला है कि एक मानक वर्षामापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें डैश आकृति का एक संग्राहक होता है जो एक मापने वाली नली से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग किसी निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर किप आकृति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मानक वर्षा मापी की बात करते हैं यानी कि स्टैंडर्ड रेन गॉज की में जो है किप आकृति फनल शेप्ड का संग्राहक होता है। यह उपकरण जो है एक मापने वाली नली से जुड़ा होता है
जो निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा की मात्रा को जो है सटीकता से मापता है। अगला है कि एनएसओ के 77वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार भुगतान किए गए व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारत में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10,218 इसका रुपये जो है इसका राइट आंसर हो जाना है। ये जो सर्वेक्षण है आपका एनएसओ के द्वारा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन के तहत किया जाता है। 10,218 का ये आंकड़ा 2018-19 के कृषि वर्ष के लिए है और 77वें राउंड जो कि 12-13 में हुआ था उस समय जो है आय आपका 6,426 रुपये था, जो बढ़कर 10,218 हो गया है। इस आय में जो है मजदूरी हो गया, फसल उत्पादन हो गया, पशुधन हो गया और गैर कृषि व्यवसाय आदि से होने वाली आय यहाँ पर शामिल है। अगला है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने जो है वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का यहाँ पर मार्ग जो है प्रशस्त किया है। तो राइट आंसर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है आपका जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित था। और बिल की बात करेंगे तो 122वां था, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इसने जो है संविधान में अनुच्छेद 246 ए जोड़ा 279 ए जोड़ा जीएसटी परिषद, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे लॉएस्ट इन्फेंटिली मोर्टालिटी रेट की, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा। दक्षिण एशिया में श्रीलंका का स्वास्थ्य जो है बुनियादी ढांचा मजबूत है, जिसके कारण वहाँ शिशु मृत्यु दर हमेशा कम रहता है। 2025 की रिपोर्टों के अनुसार जो है श्रीलंका ने दक्षिण एशिया में सबसे कम शिशु और नवजात मृत्यु दर बनाए रखी, जो कि विश्व स्वास्थ्य मानकों के जो है करीब है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत ने भी जो है 2023-24 तक शिशु मृत्यु दर में बड़ी कमी दर्ज की, लगभग 23.3 से लेकर 25 प्रति 1,000 जीवित जन्म, लेकिन वो श्रीलंका के स्तर से पीछे। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, सिक्किम हुआ में शिशु मृत्यु दर जो है भारत में सबसे कम है, 4 प्रति 1,000 जीवित जन्मों में। अगला है कि अशोक के शिलालेखों में जो है मुख्य रूप से किस भाषा और लिपि का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर प्राकृत और ब्राह्मी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश जो शिलालेख होता है अशोक के वो आपके प्रकृत में होता है, ताकि आम जनता जो है उस समय समझा जा सके। उस समय की जो आपका बोलचाल की भाषा थी, जिस प्रकार आज हिंदी है उसी प्रकार उस समय जो है प्राकृत था। भारत के अधिकांश हिस्सों में जो है ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम जैसे कि वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो है खरोष्टी, अरामी और ग्रीक लिपियों का भी यहाँ पर प्रयोग देखने को मिला है। अगला है प्रसिद्ध भारतीय तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक जो है हो जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना है। तो राइट आंसर जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य कार्य और उत्पादकता यानी कि फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करने वाली जो खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखने वाली योजना था वो आपका 7वां था, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक जो है चला था। इस योजना ने जो है सामाजिक न्याय, आधुनिक तकनीक और कृषि विकास पर जोर दिया था। अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है R.E. ग्रांट गोमेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। R.E. ग्रांट गोमेन की बात करते हैं तो 1928 में जब बीसीसीआई का स्थापना हुआ था उस समय जो है इनको पहले अध्यक्ष चुना गया था। इनका जो कार्यकाल था 1928 से लेकर 1933 तक रहा था। यह एक ब्रिटिश व्यवसायी थे और भारत में क्रिकेट को व्यवस्थित रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में बात करेंगे तो मिथुन मनहास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है 28 सितंबर 2025 को आयोजित बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक में जो है बोर्ड का 37वां अध्यक्ष इनको चुना गया था। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान ये रह चुके हैं। रोजर बिन्नी आपकी 36वें अध्यक्ष थे, इससे पहले आपके रोजर बिन्नी ही थे। 70 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 19 सितंबर 2025 में जो है अपना पद जो है छोड़ना पड़ा था। जैसा कि बात करेंगे तो बीसीसीआई के पूर्व सचिव थे, वर्तमान में जो है बीसीसीआई के सचिव जो है देवजीत शौकिया हैं
और जैसा जो है आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षरता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 7 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सके, वो व्यक्ति जो है भारत में साक्षर माना जाता है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को चाहे वो साक्षर हो या नहीं, जनगणना में साक्षर नहीं माना जाता है। यह नियम साक्षरता दर की गणना में प्रयुक्त होता है। अगला है व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी होलसेलर के लिए जो है सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वह व्यक्ति जो निर्माताओं से बड़ी मात्रा में खरीदता है और खुदरा विक्रेता को जो है बेचता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भूमिका की बात करेंगे तो निर्माता और खुदरा विक्रेता के बीच जो है मध्यस्थ स्थापित करता है। थोक में खरीदना और उसे गोदाम में स्टॉक करना, कम कीमत पर बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर खुदरा विक्रेताओं को वितरित करना। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं जबकि खुदरा व्यापारी छोटी मात्रा में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन एक मिट्टी गंध वाली रंगीन द्रव्यकृत गैस है। तो इसका राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 प्रोपाइन इसका राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सूत्र की बात करेंगे तो CH3CCS जो है इसका सूत्र होता है। इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो मिथाइल लिसेटिलीन जो है इसका अन्य नाम है। इसका गंध मीठा होता है। भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो रंगीन द्रवीकृत गैस होता है। क्वथनांक की बात करेंगे तो आपका -23.2 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। और उपयोग की बात करेंगे तो ये वेल्डिंग और कटिंग में प्रोपाइलिन के साथ मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर पंजाब घराना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जो है पंजाब घराना से संबंधित थे। उन्हें जो है ये कला विरासत में जो है अपने पिता महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह खां से मिली, जो स्वयं पंजाब घराने के प्रमुख उस्ताद थे। यह घराना अपनी शक्तिशाली स्ट्रोक और जटिल लयबद्ध पैटर्न के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है लाडा लडी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को नर्तकों के कंधों पर उठा लिया जाता है, जोड़े के चारों ओर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो राइट आंसर भील, ऑप्शन नंबर बी जो है भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नृत्य जो है भील समुदाय में शादियों के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है केडी जादवउद्दीन जो है निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जो है यहाँ पर जीता था। तो राइट आंसर रेसलिंग यानी कि कुश्ती हो जाएगा। केडी जादव की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता ये रहे हैं। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जो है इन्होंने कांस्य पदक जो है अपने नाम किया था, ब्रॉन्ज मेडल, तो याद रखिएगा। अगला है कि भारत में किसी राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सदस्यों में 1/6 सदस्य को कौन नामित करता है। तो राज्य की विधान परिषद की बात करेंगे तो गवर्नर। ठीक है, और लोकसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो गवर्नर इसका राइट आंसर था। भारत के किसी भी राज्य की विधान परिषद हो, जैसे वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, वहाँ पर जो है राज्यपाल 1/6 सदस्यों को यहाँ पर नामित करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत। इसके अलावा राज्यपाल जो है साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में जो है विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को जो है नामित करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा गया है तो केलुचरण महापात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलुचरण महापात्र जो है ओडिशा नृत्य शैली के प्रतिपादक है, गुरु थे, नर्तक थे, ना कि कथकली के। और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है जबकि केलुचरण महापात्र ओडिशा से संबंधित है। इसके अलावा कथकली से संबंधित जो आपके नृतंगना है जैसे कुंजुकुरूप हो गया, कलामंडलम गोपी हो गया, कोटकल शिवरमन हो गया, तो इन सभी का नाम आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व पूछा गया था तो राइट आंसर भूटान हो जाएगा। भूटान हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग इंडियाज नाइबर विद द अप्रोक्सीमेटली 20 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज ड्यू टू इट्स rugged mountains terrain and large forest cover which limits dense human settlement। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे जंगल है, इस कारण जो है वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है भूटान का। मात्र 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर मात्र 20 लोग ही निवास करते हैं। और हमारे भारत में सबसे कम बात करेंगे तो 17 जो है अरुणाचल प्रदेश का है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तकरीबन इतना ही है वहाँ भी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि किस घटना के फलस्वरूप जो है
1906 में मुस्लिम लीग का यहाँ पर गठन किया गया था। राइट आंसर बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसका राइट आंसर था। इसकी स्थापना जो है मुस्लिम लीग का 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहाँ पर हुआ था। इसके प्रमुख संस्थापक की बात करेंगे तो ख्वाजा सलीमुल्लाह हो गया, नवाब वकार उल मुल्क हो गया, आगा खां हो गया, इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अपनी राजनीतिक परिस्थितियों ने जो है मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक मंच की आवश्यकता को जो है यहाँ पर जन्म दिया था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 48A जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो प्रावधान है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा के लिए जो है यहाँ पर प्रयास करेगा। इसके अलावा संशोधन किया गया था, इसमें 42वां संशोधन के माध्यम से जो है 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से 48A जोड़ा गया था और इसी संशोधन के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्य भी जो है आपका यहाँ पर जोड़ा गया था, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी पार्ट 4 का हिस्सा है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानूनी प्रभाव है। ठीक है, तो प्रभावी हैं, याद रखेंगे। अगला है कि जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल डैश विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचालित होता है, महासागर, वायुमंडल और भूमि के बीच। तो इसका राइट आंसर जो है लगातार अपना रूप बदलकर जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि डबनियम और जो है आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर समूह 5 हो जाएगा। समूह 5 में जो है आपका यहाँ पर जो है डबनियम है, इसके अलावा वेंडियम है, नियोबियम है, टेंटलम है। इसके आवर्त की बात करेंगे तो 7 है। ब्लॉक की बात करेंगे डी ब्लॉक में है, संक्रमण तत्व है। परमाणु क्रमांक यहाँ पर 105 है डुमिनियम का और इसका प्रतीक जो है डीबी है। यह एक रेडियोधर्मी और कृत्रिम तत्व है जो बहुत कम समय के लिए जो है अस्तित्व में रहता है। अगला है कि शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है चिन्हित करता है? जो 1950 में शुरू हुआ था। राइट आंसर 1990 इसका राइट आंसर था। द 7th 5-year प्लान इन इंडिया spanned from 1985 to 1990. It marked the conclusion of the first 7 plans that had been the foundation of the India's economic planning since the creation of the Planning Commission in 1950, with the first 5-year plan starting in 1951. ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद रशीद खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो रशीद खान की बात करेंगे तो रामपुर सहसवान घराना इसका राइट आंसर होगा। रशीद खान जो है बंदायू उत्तर प्रदेश के रामपुर सहसवान घराने के एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। इस घराने के संस्थापक उस्ताद इनायत हुसैन खान के परपोते थे। 2006 में इन्हें पद्मश्री, 2022 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रामपुर सहसवान गायकी ग्वालियर घराने से काफ़ी यहाँ पर मिलती जुलती है, तो आप इसको याद रखना है। अगला है कि 2020 के प्रतिष्ठित संगीत कला विभूषण पुरस्कार जो है किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम युगल को सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वनादिल पुडिया विट्टिल धनजयन और शांता धनजयन यानी कि धनजयन जोड़ी को जो है यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, संगीत कला विभूषण का 2020 में 5 दिसंबर 2020 को मुंबई की सन्मुखानंद संगीत सभा में। और बीपी धनजयन और शांता धनजयन जो है प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं, दोनों पति पत्नी ही हैं, तो इनको याद रखेंगे। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कटहल हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है कटहल है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय फल आम है उसी प्रकार बांग्लादेश का कटहल है। यह एक बहुत ही पौष्टिक और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला फल है। बांग्लादेश की जलवायु के लिए जो है उपयुक्त है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने बलिदान के शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर गुड फ्राइडे आपका हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे? ईसा मसीह की सूली पर चढ़ने और उनकी मृत्यु की स्मृति में मनाया जाता है। यह एक ईस्टर रविवार से ठीक पहले शुक्रवार आता है, उस समय यहाँ पर मनाया जाता है। इसे जो है पवित्र शुक्रवार, ग्रेट फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, जिसे ईसाई धर्म में शोक दिवस और उपवास के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए जो है राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर जो है राजा जो आपके बिंबिसार थे उसके जो उत्तराधिकारी था वो था आपका यहाँ पर अजात शत्रु। ठीक है, मगध के शासन के लिए जो है राजा बिंबिसार जो कि हरेक वंश का एक राजा था, उसके उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही अजात शत्रु था। 492 से 460 तक
BC तक जो है रहा था। अजातशत्रु ने जो है हरेक वंश के राजा व बिंबिसार को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी और शासन सत्ता पर काबज कर लिया। ठीक है, अपने पिता को ही जो है इसने बंदी बनाया, उसकी हत्या कर दी, फिर जो है आपके ये शासन पे आया। अजातशत्रु को जो है पृथहंता के नाम से भी जाना जाता है ना, कि पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाने वाला कौन सा रसायन पेय पदार्थों च्युइंगम में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में उपयोग किया जाता है? लिमोनिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जो च्युइंगम खाते हैं उसमें जो है लिमोनिन होता है, उसके बाद ही जो है आपको यह मीठा जो है स्वाद लगता है। यह एक चक्रीय मोनोटिपरीन है जो संतरे और नींबू के छिलके से प्राप्त है। स्वाद बढ़ाने के अलावा इसका उपयोग इत्र, साबुन, प्राकृतिक सफाई उत्पादों में भी किया जाता है। अगला है कि 17 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक की 147वीं जयंती मनाई गई? तो राइट आंसर पेरियार ईबी रामास्वामी हो जाएगा। पेरियार ईबी रामास्वामी की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1879 को हुआ था और 17 सितंबर 2025 को उनकी 147वीं जो है जयंती यहाँ पर मनाई गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार उनकी जयंती को जो है सामाजिक न्याय दिवस यानी कि सोशल जस्टिस डे के रूप में जो है मनाती है। और उन्होंने जो है आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था। द्रविड़ आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो पेरियार ईबी रामास्वामी ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल रॉ मटेरियल्स को सीधे उपयोग में आने वाले अंतिम उत्पाद यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका राइट आंसर जो होगा विनिर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग जो है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। कच्चे माल जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, लोहा हो गया को मशीनों और श्रम के उपयोग से कीमती तैयार माल जैसे कपड़े, चीनी, इस्पात में जो है आपका यहाँ पर बदलता है। इकोनॉमिक में जो है हम लोग 3 सेक्टर को पढ़ते हैं, प्राथमिक सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो उससे ही संबंधित है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, पशुपालन जो है आपका यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का ही जो है एक आपका यहाँ पर भाग है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग इकोनॉमिक में 3 प्रकार के सेक्टर को पढ़ते हैं। प्राथमिक सेक्टर जो कि आपका यहाँ पर कृषि हो गया, जैसे कृषि करना, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन हो गया, ये सभी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। द्वितीय सेक्टर की बात करेंगे तो विनिर्माण हो गया, बिजली हो गया, निर्माण कच्चे माल का उपयोग करके। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका आता है। एक होता है तृतीयक यानी कि टर्शरी सेक्टर, जैसे सेवाएं हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, शिक्षक हो गया, ये सभी जो है आपका तृतीय सेक्टर के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इन सभी को जो है आप तीनों सेक्टर को याद रखिएगा। और भी कुछ जो आपके यहाँ पर एग्जाम्पल है प्राथमिक सेक्टर से संबंधित और द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर से संबंधित। ठीक है, तो इन सभी को जो है आप यहाँ पर और भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग है, वो क्या है? तो ये आपका यहाँ पर तृतीय सेक्टर है। परिवहन क्या है? तो ये दोस्तों आपका ये भी आपका तृतीय सेक्टर है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो ये आपका यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, तो इन सभी को जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे जो है आपके एग्जाम में आते रहे हैं और आएंगे ही। लगभग जो है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी इसका PDF जो है आपको शायद टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा होगा, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत कम व्यू ही जो है हमारे इस सीरीज़ में जो है देखा जा रहा है। बात देखें तो हर वीडियो में जो है आपके यहाँ पर 100 से लेकर 150 व्यू ही जो है देखा जा रहा है। उस कारण भी जो है PDF देने का मन नहीं करता है। फिर भी जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं, अगर आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं, जो भी लोग बचे हुए हैं, अगर वो PDF लेना चाहते हैं अब तक के सभी क्लासों का, तो हम आपको यहाँ पर PDF जो है दे देंगे। बस आपको क्या करना है, 9973741666 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप संपर्क कर लीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि हम आपका डेली क्लास देखते हैं। ठीक है, तब जो है हम आपको यहाँ पर PDF आज अब तक के सभी शिफ्टों का और आगे भी जो है देते रहेंगे, क्योंकि आप जो है लास्ट तक टिके हैं और क्लास को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा है कि इस बार जो है SSC का एग्ज़ाम जो है निकाल लेना है। ठीक है, और लास्ट तक देख रहे हैं तो संभवतः आप इस मैसेज को सुन भी रहे होंगे।
तो जो भी लोग देख रहे हैं आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है PDF वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। या मैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। जी हम आपका वीडियो लो है लास्ट तक देखें। बाकी आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा क्लिक उलिक आ जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर व्यू भी जो है बढ़ जाता है। बाकी आपकी मर्जी। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिए SSC GD एग्ज़ाम 2026 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।